हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। लास्ट लेक्चर में यूनिट 4 के अंदर में हमने जेट स्ट्रीम्स पढ़ना स्टार्ट किया था। जेट स्ट्रीम्स के अंदर में हमने ये देखा कि अर्थ के ऊपर वाला जो एटमॉस्फेयर है, मतलब अर्थ के जस्ट ऊपर ट्रोपोस्फियर में जो सबसे ऊपर वाले लेयर पे ये स्ट्रीम्स चलती हैं, हवाओं का एक झोंका चलता है, वो अपने आप में पूरे अर्थ के ऊपर जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। क्योंकि ये जो भी परमानेंट जेट स्ट्रीम्स होती हैं, जिनको हमने पूरे अर्थ पर कितना देखा था, दो टाइप्स हमने बेसिकली देखे थे। एक तो पोलार जेट स्ट्रीम देखा था हमने, और दूसरा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम देखा था, जो कि नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में दोनों जगहों पर देखने को मिलती हैं। इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैसे बनते हैं, इनके ऊपर हमने पूरी डिटेल से चर्चा कर रखी थी। देखो क्या होता है कि जो ये ऊपर पोलार जेट स्ट्रीम है, ये बेसिकली जो भी कनाडा वाले रीजन में या फिर यूएसए के रीजन में या फिर यूके के रीजन में, यहां सब पे आप देख सकते होगे कि इन सब जगहों पर जो साइक्लोनिक कंडीशंस बनते हैं उनको ये फीड करने का काम करता है। मतलब उनके द्वारा ये जेट स्ट्रीम, पोलार जेट स्ट्रीम इन्फ्लुएंस में आते हैं और इनके ही मदद से साइक्लोन अपना पाथ भी फाइंड करता है। तो इस हिसाब से किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस को जज कर पाना, उसके लिए हमको जेट स्ट्रीम्स में पोलार जेट स्ट्रीम की पढ़ाई करना बहुत जरूरी हो जाएगा। उसकी स्टडी के बेसिस पर ही हम क्लाइमेटिक कंडीशंस को इवेलुएट कर सकते हैं। अब देखो, जैसे कि ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम था दूसरा हमारा। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का एक एग्जांपल हमने देखा था कि किस हिसाब से जब इंडिया में मॉनसून जाने लगता है, मतलब कि इन द मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर, आप इन सब मंथ्स में देखोगे कि एक टाइप ऑफ बारिश फिर से होती है। इसको हम लोग बोलते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीटिंग मॉनसून मतलब कि एक बार जाते जाते फिर से बारिश करके जाता है हमारा मॉनसून सिस्टम। तो इसके बेसिस पर जो रिट्रीटिंग मॉनसून है, इसमें भी हमने देखा था कि यहां पर होती हैं कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और चूंकि ये सब के सब वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, इसीलिए इनका नाम है वेस्टर्लीज। तो ये जो वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम्स हैं, इनके बेसिस पर ये रिट्रीटिंग मॉनसून में इंडिया के कंडीशंस को थोड़ा सा सपोर्ट करता है। साथ ही साथ जो हम देखते हैं कभी कभी नवंबर या दिसंबर में आजकल के टाइम पर, या फिर आप एक बात और देखते होगे कि जनवरी के मंथ में बारिश होती है। जनवरी का मंथ जो है वो अपने हिसाब से आप देखोगे कि काफी ठंड वाला मौसम होता है हमारे इंडिया में। तो इस वे में बारिश कहां से हो गई? तो यहां पर भी इसके पीछे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? वेस्टर्लीज की होती है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको नाम हम लोग देते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, ये बेसिकली क्या करता है, मेडिटेरेनियन सी से कुछ पानी उठा के ऊपर ऊपर ही तो ट्रैवल करते हैं ये सब, और ऊपर ऊपर ट्रैवल करते करते इंडिया में इसको प्रेसिपिटेट करता है। तो इस वजहों से, और ये प्रेसिपिटेशन का कारण भी हो सकता है कि माउंटेन से टकराने का हो सकता है, या फिर अल्टरनेटिवली हाई प्रेशर और लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है। तो इन सब के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। मोटा मोटा तौर पे हमको पता चल गया कि भाई जेट स्ट्रीम्स जो होते हैं वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि वो हमेशा मियांडरिंग शेप में भी हो सकते हैं और कभी कभी पैरेलल शेप में भी होंगे। लेकिन मोर और लेस जो यहां पर हम कुछ डिस्कस कर रहे थे कि भाई एक एयर मास यहां पर बनेगा पोलर रीजन में और एक एयर मास बनेगा ट्रॉपिकल रीजन में। तो इस बेसिस पर जो हम यहां वाले मियांडरिंग इफेक्ट को दिखा रहे थे कि ये ऊपर से नीचे की ओर धक्का लगाएगा, ये नीचे से ऊपर की ओर धक्का लगाएगा, और ये फिर मियांडर हो जाएगा ऐसे। ये इधर धक्का लगाया, इसने यहां पर धक्का लगाया। इसको हमने क्या बोला था? इसको हमने बोला था रॉसबी वेव्स। याद है क्या आपको? अच्छा, ये तो बात हमने कर ली परमानेंट जेट स्ट्रीम की। एक हमने पढ़ा था टेम्पररी जेट स्ट्रीम। टेम्पररी जेट स्ट्रीम के अंदर में हमने 3 टाइप्स देखे थे। सबसे पहला टाइप जो था वो क्या बताता था? ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट बता रहा था। ये बेसिकली मॉनसून के टाइम पर एक पर्टिकुलर 2-3 महीने के लिए टेम्पररीली बनता है। ये जो जेट होता है, इसके लिए हमने पढ़ा था कि भाई ये टिबेटन प्लेट्यू के हीट होने से बनता है। जब मॉनसून का टाइम होता है तो मॉनसून के पहले पहले जो सन का रेज हमारे ट्रॉपिकल रीजन पर थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव रहता है, उसके वजह से हमारा टिबेटन प्लेट्यू ज्यादा हीटेड हो जाता है। जो भी ज्यादा हीटेड होता है, तो मैंने आपको समझाया है कि वहां पर लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है। इसके चलते हवाएं ऊपर की तरफ चलेंगी, और ऊपर की तरफ चलते चलते यहां पर ऊपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर सिस्टम बनेगा। ठीक है। साथ ही साथ यहां पर मस्करिन बेसिन में, मतलब कि मेडागास्कर के पास में एक मस्करिन बेसिन है, इस मस्करिन बेसिन पर बनता है बिल्कुल ऊपर के एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर। ठीक। तो इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऊपर ही ऊपर की बात हो रही है अभी। हवा हवा में ऊपर ऊपर एक लो लेवल जेट फ्लो करना स्टार्ट करता है। ये जो लो लेवल जेट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ईस्टर्ली, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। दूसरा हमने पढ़ा था कि इसी ईस्टर्ली जेट जब ये नीचे की तरफ मस्करिन बेसिन पर डिसेंड करेगा, तो इसके कुछ पार्ट होंगे वो वापस से
इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के ऊपर ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला जो जेट एक तैयार हो रहा है, इस जेट को हम लोग बोलते हैं सोमाली जेट, और ये सोमाली कंट्री के पास में, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास में है, वहां पर बनता था। एक हमने पढ़ा था नाइट के टाइम पर जो ये जेट बनते हैं। तो यहां पर 3 टाइप्स में हमने पढ़ लिया था कैसे कैसे। एक तो नाइट टाइम पे पोलार नाइट जेट, और ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट, और यहाँ पर सोमाली करंट या फिर सोमाली जेट। तो ये कुछ परमानेंट और टेम्पररी टाइप्स थे जिसका हमने क्विक रिवीजन कर लिया है। आशा करता हूं कि ये सारी चीजें अब आपको समझ में आ गई होंगी। आज का हमारा जो स्पेसिफिक चैप्टर है वो है एयर मास के ऊपर। अब एयर मास की चर्चा करते हैं। सबसे पहले एयर मासेस, देखो नॉर्मली इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं। सबसे पहले इस पूरे चैप्टर को एक बार समराइज करता हूं कि हम क्या पढ़ेंगे। सोर्सेस, रीजंस पढ़ रहे हैं, कंडीशंस, क्या एयर मास कैसे फॉर्म होता है, और एयर मास बेस्ड ऑन सोर्स रीजन, सोर्स रीजन के बेसिस पर कैसे एयर मास फॉर्म होता है, कोल्ड एयर मास क्या है, वार्म एयर मास क्या है, और इनसे रिलेटेड जो फ्रंट्स बनते हैं और फ्रंट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लास्ट में कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, कुछ मेंस के आंसर्स डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले समझते हैं कि एयर मासेस एक्चुअल में क्या होते हैं। देखो क्या होता है कि जब भी एयर मास एक किसी भी होमोजेनस एरिया के पास में काफी देर तक स्टेबल रहता है, बहुत देर तक स्टेबल रहेगा अगर, तो वो क्या करता है कि उस होमोजेनस एरिया का जो भी कैरेक्टरिस्टिक बनता होगा वो अपने आप में ढाल लेता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि वो एक ओशन सरफेस के ऊपर, वहां पर हवाएं बह नहीं रही हैं, वहां पर शांत वातावरण है। जब शांत वातावरण होता है तो वहां पर विंड सिस्टम काम नहीं करता। मतलब जो एक एडवेक्शन करंट हम अभी तक पढ़ रहे थे ना, एडवेक्शन करंट क्या होता है, जो कि हॉरिजॉन्टली फ्लो होता है। कन्वेक्शन करंट क्या होता है, जो कि वर्टिकल फ्लो होता है। तो ये जो एडवेक्शन विंड है वो वहां पर बनी नहीं है। इसके वजह से जो भी वहां की हवाएं हैं वो ऊपर ओशन सरफेस के ऊपर रहने से काफी देर तक वहां पर रहते हैं, इसीलिए उसका कैरेक्टरिस्टिक एटमॉस्फेयर में भी आ जाता है। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक जैसे ही एटमॉस्फेयर में आता है तो ये काफी बड़ा एरिया होता है। हमको देखने में लगेगा कि कितना ही बड़ा होगा, लेकिन आप बोल सकते हो कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में ये फैला होता है। तो एयर मासेस काफी बड़े होते हैं। जब ऐसे ही होमोजेनस रीजन एटमॉस्फेयर में बनते हैं, जो कि मान लो कभी ओशन सरफेस के ऊपर बन गए या फिर किसी प्लेन के ऊपर में बन गए, तो कुछ भी कहीं पर भी बन सकते हैं। प्लेट्यूज, प्लेन्स, ओशन सरफेस, जहां पर भी ऐसे एक स्टैग्नेंट फॉर्म में बहुत देर तक टिके रहने से जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन डेवलप होता है, एक होमोजेनस एटमॉस्फेरिक कंडीशन डेवलप होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एयर मास। अब एयर मास देखोगे कि कोई ऐसा बहुत ही यूनिक फीचर नहीं है। आप भी समझते हो इस चीज को कि जिस हिसाब से हम लोग ठंडियों के टाइम पर गांव में खेतों के ऊपर देखते हैं कि वो एक फॉगी कंडीशन डेवलप हो जाता है। वो फॉगी कंडीशन डेवलप इसीलिए होता है भाई क्योंकि वो वहां के लिए होमोजेनस एरिया बनाता है। अब चूंकि ये एयर मास जितना बड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये फॉगी कंडीशन डेवलप होता है। अब ये सोचो फॉग बनता क्यों है, क्योंकि बेसिकली वो जो भी उसका एरिया होता है, मतलब कि जो भी उसका सोर्स रीजन होता है, उस सोर्स रीजन के द्वारा ही वो अफेक्टेड होता है। समझ रहे हो इस चीज को? तो ऐसी ही चीजों से एयर मास बनता है। एयर मास काफी बड़े होते हैं। तो देखो इनके कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बहुत बड़े बॉडीज होते हैं। ये बेसिकली इनका हॉरिजॉन्टल वेरिएशन होता है, वर्टिकल कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, जब एक बड़ा सा एयर मास ट्रैवल करता है तो उस एयर मास में हॉरिजॉन्टली आप देखोगे कि कुछ देर बाद यहां पर मान लो अगर वार्म एयर मास है तो कहीं पर कोल्ड एयर मास बना हो सकता है। मतलब कि आप यूं समझ सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टली तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन वर्टिकली आप देखोगे कि सिमिलर काइंड ऑफ उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक को पूरे लेंथ में, अपने पूरे हाइट में उन्होंने सिमिलर फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को बना रखा होता है। तो इस पूरे बड़े से ब्लॉक को कहीं पर भी ऐसा बाउंडेशन नहीं होता है भाई कि ये स्क्वायर शेप का है या फिर क्यूबॉइड शेप का है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस आपको इमेजिन करने के लिए बता रहा हूं। वो रैंडम किसी भी शेप का हो सकता है, आड़ा तिरछा, लेकिन नॉर्मली वो एक प्रॉपर मास होगा जो कि कलेक्टेड मास होगा एयर्स का। इसीलिए वहां पर हम लोग एयर मासेस उसको बुलाते हैं। अब देखो क्या होता है कि जिस हिसाब से हमारा प्लैनेटरी सिस्टम है, जैसे कि विंड प्लैनेटरी सिस्टम, तो उसके बेसिस पर हमने एक तो पढ़ा था कि हमारे सरफेस पर कौन से चलते हैं। तो उसके वजह से यहां पर चलते हैं हमारे ईस्टर्लीज, जिनको हम लोग ट्रेड विंड्स बोला करते थे। ऊपर चलते हैं हमारे वेस्टर्लीज, जिनको हम लोग एंटी ट्रेड विंड्स बोला करते थे। और ऊपर से चलते हैं ईस्टर्लीज, पोलार ईस्टर्लीज। तो वापस से हमने ये एक यूनिटरी सिस्टम पढ़ा, मतलब सॉरी ये ग्लोबल प्लैनेटरी सिस्टम पढ़ा था विंड का। और हमने उसके साथ साथ आज पिछले क्लासेस में हमने जेट स्ट्रीम्स भी पढ़ लिया कि ऊपर के एटमॉस्फेयर में क्या हिसाब किताब रहेगा इनका।
तो ओवरऑल हमको पता है कि भाई ये वेरिएशंस होते हैं हमारे अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस पर। इसके बेसिस पर जितना भी टेम्परेचर और मॉइस्चर का कंटेंट जहां पर जैसा हो जाए, उसके आधार पर एयर मासेस उस एरिया में बन जाते हैं। यूजुअली ये देखा जाता है कि अपने यहाँ का जो रीजन है, जैसे ट्रेड विंड्स है, तो ट्रेड विंड्स वगैरह काफी तेजी से चलते रहते हैं हमेशा 12 महीने, लेकिन एयर मासेस आप यूजुअली देखोगे कि टेम्परेट रीजन में थोड़ा ज्यादा बनते हैं। इवन बनते तो ट्रॉपिकल रीजन में भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन टेम्परेट रीजन में थोड़ा ज्यादा बनते हैं ये। अब एयर मासेस जो भी हैं ये एक पर्टिकुलर विंड बेल्ट से के साथ एसोसिएटेड है, और ये पूरा लोअर स्ट्रेटोस्फीयर तक, मतलब थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर के अक्रॉस में ये हो सकते हैं। अभी तक तो मैं आपको 100 ही बता रहा था, लेकिन बहुत ही ज्यादा बड़े 1000, 2000, 3000 किलोमीटर के एरिया में ये लोग रहते हैं। अब देखो इनका सोर्स रीजन क्या होता है। सोर्स रीजन का क्या मतलब है कि कहाँ से बनते हैं। अब हो सकता है कि ये कॉन्टिनेंट के सरफेस पे बने, हो सकता है ये ओशनिक सरफेस पे बने, हो सकता है ये पोलार रीजन्स में बने, या फिर हो सकता है ये प्लेट्यूज पे बने। तो ये कहीं पर भी, जहां पर भी उनको एक ऐसा स्टैग्नेंट कंडीशन बनेगा, वो वहां पर उस चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं, और उसी के बेसिस पर वो उनका सोर्स रीजन बन जाता है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। और इसके साथ ये किस डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं ये डिसाइड करेगा जो भी हमारा प्लेनेटरी विंड सिस्टम है, जो भी हमने जेट स्ट्रीम्स देखा है, उनके बेसिस पर ये सारी चीजें डिसाइड होंगी। अब यहाँ पर जो MT, CT, MP, CT या फिर CP जो भी चीजें लिखी हुई हैं, इनको हम जरा डिटेल में अभी आगे चल के पढ़ लेंगे। इसमें एक क्लासिफिकेशन है इस चीज के लिए पूरी, ठीक है, तो उसको भी हम आगे पढ़ते हैं। सोर्स रीजन देखो, ये एक टाइम पर वही बताया मैंने कि जिस हिसाब से वो फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक अपना मेंटेन कर लेते हैं बहुत ही लंबे समय के लिए। स्टैग्नेंट एयर होता है, बहुत ही स्टेबल एरियाज होते हैं। और यहाँ पर हम अब इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ें अगर सोर्स रीजन में, तो अगला टॉपिक हमारा आता है कि क्या क्या कंडीशंस हैं इसके फॉर्मेशन के लिए। कुछ कुछ बातें तो आप भी बता सकते होगे कि यहाँ पर भाई डाइवर्जेंट एयर सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए। डाइवर्जेंट एयर सर्कुलेशन क्या मतलब है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रबल या फिर बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए। सोर्स रीजन जो है बहुत ही जेंटल होना चाहिए, बहुत काम होना चाहिए, और हाई प्रेशर सिस्टम अगर रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है। यूनिफॉर्मली मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस भी ऐसे होने चाहिए जहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो चीज़ों का, और एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिले उनको कि इतने टाइम फ्रेम में भाई वो सेटल हो जाए उस चीज़ के लिए। कहीं भी इधर उधर मोशन होता रहेगा तो फिर एयर मासेस नहीं बनते हैं। टोपोग्राफी अगर प्लेन रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हालांकि बनते तो हर जगह हैं, जैसे कि ओशनिक सरफेस पे बनेंगे तो सबसे बढ़िया है, सबसे प्लेन टोपोग्राफी है। रीजन्स में जैसे कि कॉन्टिनेंटल रीजन्स लाइक प्लेन रीजन में बन सकते हैं या फिर प्लेट्यू रीजन में बन सकते हैं, तो इन सब जगहों पर भी ये अच्छे खासे तरीके से बन सकते हैं। नॉर्मली ऐसे एरियाज में एयर मासेस बनते हैं जहां पर इनका प्रेशर काफ़ी हाई होता है। हाई प्रेशर से हम लोग क्या बोलते हैं, अब ये मोशन मूव करेंगे, मतलब कि ये आगे की तरफ बढ़ेंगे। हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, मतलब इनके अंदर कोई भी हवाएं प्रवेश नहीं करेंगी। अपने आसपास के एयर प्रेशर से इनका प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो इसीलिए कोई भी इनको बाहरी इंसान या फिर बाहरी एटमॉस्फेयर इनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके अलावा हम इनको मिड लैटिट्यूड्स में ज़्यादा नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी मिड लैटिट्यूड है, मतलब जो भी टेम्परेट रीजन है, वहाँ पर ये एक्चुअल में बनते नहीं हैं, वहाँ पर ट्रैवल होके जाते हैं। और जब भी ट्रैवल होके जाते हैं तो वहाँ पर ये बनते हैं साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस में, काफ़ी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं। वहाँ पर यही सारी चीज़ें डोमिनेट करती रहती हैं, इसीलिए मिड लैटिट्यूड में इनका सोर्स रीजन हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में आप सोर्स रीजन एटलीस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो भी इनका इफेक्ट होगा वो टेम्परेट रीजन में ज़्यादा होता है, मिड लैटिट्यूड्स में ज़्यादा होता है। देखो एयर मासेस के बहुत सारे टाइप्स हैं। कॉन्टिनेंटल एयर मास हो सकता है, मैरीटाइम एयर मास हो सकता है, पोलार एयर मास हो सकता है, या फिर इसके अलावा टेम्परेट एयर मास हो सकता है, ट्रॉपिकल एयर मास हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए कॉन्टिनेंटल के लिए याद रहे कि हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, मैरीटाइम के लिए उसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब इन सब के ग्राउंड्स पर अभी हम आगे जो MT, CP, CT ये सब पढ़ रहे थे क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले सोर्स रीजन के बेसिस पर कौन कौन से एयर मासेस बन सकते हैं, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक तो हॉट डिजर्ट्स के ऊपर सब ट्रॉपिकल हॉट डिजर्ट वाले एयर मास बनेंगे। एक काफ़ी कोल्ड हाई लैटिट्यूड के ओशन सरफेस पर बन सकते हैं। कोई भी बहुत स्नो से ढका हुआ कोई भी एक रीजन है, कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर बन सकते हैं। परमानेंटली आइस से कवर कॉन्टिनेंट्स है, वहाँ सब भी लाइक आर्कटिक, अंटार्कटिका ये सब जगह बनते हैं। और वार्म ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ओशंस में भी बन सकते हैं, यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स पे भी बन सकते हैं। इसके बेसिस पर देखा जाए तो एयर मासेस इन सब फॉर्म्स में इनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देखो जब भी ट्रॉपिकल होगा तो उस ट्रॉपिकल को कैपिटल T से डिनोट करेंगे,
जब भी पोलार होगा तो उसको कैपिटल पी से डिनोट करेंगे, और कॉन्टिनेंटल होगा या फिर मैरीटाइम होगा तो उसको स्मॉल एम स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। और मतलब जब भी मैरीटाइम या कॉन्टिनेंटल, यही दो टाइप्स ही होंगे। अब क्या हो सकता है कि मैरीटाइम में या तो ट्रॉपिकल हो या तो कॉन्टिनेंटल हो, ठीक है, तो एमटी और एमपी हो गया। कॉन्टिनेंटल में या तो ट्रॉपिकल होगा या तो पोलार होगा, या तो इन सब के साथ जब भी जो भी कॉन्टिनेंट्स है वो आर्कटिक रीजन में होंगे तो आर्कटिक नाम इनके आगे लग जाता है। अब ये अगर अंटार्कटिका रीजन में भी होंगे तो भी ये कॉन्टिनेंटल आर्कटिक वाले ही क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर में क्लासिफाई किए जाएंगे, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर नाम से नहीं बल्कि जो भी इनके फंक्शंस है उसके बेसिस पर इनका नाम लिया गया है। अब देखो, जो भी ट्रॉपिकल एयर मास हैं वो ठंडे भी हो सकते हैं और गर्म भी हो सकते हैं, तो इनके बेसिस पर होता है हीट एक्सचेंज। जब भी हीट एक्सचेंज यहाँ पर होता है तो हो सकता है कि ओशियन के ऊपर एक बना हुआ एयर मास हो जो कि कॉन्टिनेंट की तरफ धीरे धीरे बढ़ता रहा हो, और फिर कॉन्टिनेंट सरफेस पर भी प्लेन एरियाज थे वहां से भी एक एयर मास बना होगा, वो भी ओशन की तरफ बढ़ रहा होगा और बीच में कहीं पर ये दोनों टकराते हैं। अब इन सब के बेसिस पर जब भी टकरा जाएंगे तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इन सब के बारे में जरा चर्चा करते हैं। फिलहाल आप इतना समझो कि जो भी पोलर एयर मासेस हैं वो पोल्स पर एग्जैक्टली नहीं बनते हैं, जैसे कि साइबेरिया हो गया या फिर कनाडा का एकदम नदर्न पोर्शन हो गया या फिर अटलांटिक पैसिफिक ओशियंस, इन सब जगहों पर पोलर एयर मासेस अकर अ लिटिल, बहुत कम बनते हैं, बहुत ही कम। लेकिन जो भी ट्रॉपिकल एयर मासेस हैं वो ट्रॉपिक्स में बनेंगे, इक्वेटर के अलॉन्ग बनते हैं, लाइक मेक्सिको, साउथ वेस्ट यूएसए, इन सब जगहों पर आपको देखने को आसानी से मिल सकते हैं। बात करें अगर कोल्ड एयर मास की, तो देखो कोल्ड एयर मास क्या होता है, वो जो भी उसका अंडरलाइंग सरफेस होगा ना, उस सरफेस से थोड़ा ज्यादा ठंडा होगा, और ये बेसिकली इनस्टेबिलिटी लेके आता है हमेशा। कोल्ड एयर मास इज एसोसिएटेड विथ इनस्टेबिलिटी इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस लेके आता है। वो क्यों लेके आता है आगे समझ लेंगे, अभी फिलहाल आप इतना समझो, जब भी कोल्ड एयर मास होगा तो वहां पर थोड़ी डिस्टर्बेंसेस हो सकती है, डेफिनेटली इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी। कोल्ड सोर्स रीजन जो है वो पोलर रीजन के पास हो सकते हैं, जैसे कि, या फिर ओशन सरफेस मॉइस्ट वाले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। देखो बेसिकली एक तो आर्कटिक ओशन होगा, एक साइबेरिया वाला होगा, एक नदर्न कनाडा, एक सदर्न ओशन। यहां पर देखोगे कुछ चीजें कोल्ड 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 तो है ही है, हो सकता है कि ये मॉइस्ट एंड ड्राई हो और ड्राई एंड मॉइस्ट हो ऑन द बेसिस कि ये ओशनिक सरफेस पर है कि ये नॉर्मली पोलर रीजन पर है या फिर कॉन्टिनेंटल सरफेस पर है। तो इस बेसिस पर ये तो कोल्ड एयर मास हो गया। वार्म एयर मास क्या होता है, वार्म एयर मास बेसिकली अपने अंडरलाइंग सरफेस से थोड़ा सा ज्यादा वार्म होता है और ये स्टेबल वेदर कंडीशन देता है, जैसे कि कोल्ड एयर मास में इनस्टेबिलिटी थी, टर्बुलेंस था, यहां पर स्टेबल वेदर कंडीशन होता है। तो वार्म सोर्स रीजन कौन कौन से बन सकते हैं, एक तो सहारा डिजर्ट जहां पर ना कभी बारिश होती है और गर्मियां तो बहुत ही पड़ती हैं, इसलिए ये ड्राई है और वार्म है। कुछ ट्रॉपिकल ओशंस जहां पर गर्मी तो है लेकिन टेम्परेचर में मॉइस्टनेस है, मतलब मॉइस्चर प्रेजेंट है। एयर मासेस का वर्ल्ड वेदर पे इन्फ्लुएंस क्या होता है, सबसे बढ़िया टॉपिक यही है, इसी की बेसिस पर इसके इंपॉर्टेंस को हम समझ पाएंगे। देखो एयर मास का जो भी प्रॉपर्टी होता है वो अपने साथ अपने उस एरिया के वेदर कंडीशन को भी इन्फ्लुएंस करता है। कि कोल्ड एयर मास है तो एटमॉस्फेयर में, जैसे कि हमने बताया कि जिस हिसाब से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का, वहां पर प्रेशर का, उसके बेसिस पर हम लोग बता पाएंगे कि वहां का जो भी एयर मास है उसके चलते उस कंडीशन में उस जगह पर स्टेबिलिटी आ रही है या फिर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होंगे, लाइक साइक्लोनिक कंडीशंस बनना, या फिर आप बोल सकते हो कि प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश होना, हैवी बारिश होना, काफी दिन तक बारिश होना। इन सब वजहों के पीछे जो एक वजह है वो है एयर मास का फॉर्मुलेशन। अब यहां पर एयर मास जो है अपने साथ साथ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर लेके चलता है। जैसे ही ये ओशन से कॉन्टिनेंट्स की तरफ आता है ये प्रेसिपिटेशन लैंड मास की तरफ करेगा। मतलब जैसी बात है, जब भी आप देखोगे बारिश वगैरह के लिए भी हम ट्रॉपिकल रीजन में जब पढ़ रहे थे तो वहां पर हम इस चीज को विंड सिस्टम से पढ़ रहे थे कि जब भी विंड आता है तो ओशियन सर्फेसेस से पानियों को उठाते हुए जाता है जो अपने आप में ड्राई रहता है, लेकिन इक्वेटर तक आते आते ये काफी हद तक भीग जाता है, ये अपने मॉइस्चर्स को अपने अंदर ले लेता है, वहां से ऊपर उठता है और फिर बादल एक्सपैंड होता है और फिर बारिश होती है। इस तरीके से कुछ है। लेटेंट हीट को ट्रांसपोर्ट करने में काम आते हैं, और इसी तरीके से जब भी लेटेंट हीट ट्रांसपोर्ट करेंगे तो सबसे बेहतर तरीका इसका कहां से मिलेगा हमको, कि एयर मासेस हीट बैलेंसिंग में भी काफी हद तक पार्टिसिपेट करते हैं और हीट बैलेंसिंग का एक मेजर रोल प्ले करते हैं। अब अगर आपसे कभी भी हीट बैलेंसिंग की बात की जाए तो आप क्या क्या आंसर्स में कोट कर सकते हो। मेंस का आंसर है, चलो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था कि यहां पर एक तो होते हैं प्रिवेलिंग विंड सिस्टम।
प्रिवेलिंग विंड सिस्टम में क्या लिखोगे आप? एक तो आप सिंपल सबसे पहले हीट बजट में आप सोलार रेस के बारे में तो लिखोगे ही लिखोगे कि उसका कितना पोर्शन यहाँ कॉन्टिनेंट पर आता है, कितना ओशियन से रिफ्लेक्ट हो जाता है, किसका कितना अल्बिडो है। अल्बिडो क्या होता था, पढ़ा था आपने ना? अल्बिडो वो अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन है जो कि एक सरफेस से टकराने के बाद सनरेस लौट जाता है, ज्यों क्या होता है। तो जिसका जितना शाइनी, जितना व्हाइट सरफेस होगा उसका अल्बिडो उतना ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन कभी कभी आपसे आ सकता है पूछने में कि जो एक ट्री कवरेज होता है या फिर फॉरेस्ट एरियाज होती हैं उनमें और पोलार रीजन में ये अल्बिडो का क्या इफेक्ट है। तो नॉर्मली आप बताओगे कि अल्बिडो जो ग्लेशियल सर्फेसेस होती हैं वहां पर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं ज्यादा, यहाँ पर जहां पर फॉरेस्ट एरियाज हैं वहां का अल्बिडो काफी कम होता है। अब जैसे कोई अल्बिडो और ग्रासलैंड के बारे में आपसे पूछे, सॉरी मतलब फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बारे में पूछे, फिर आप क्या कहोगे? वो डिपेंड करता है कि कितना डेंसिटी है वहां पर, कितना रिफ्लेक्शन है। मान लो कि कहीं पर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो जो मॉइस्टनेस के चलते एक ट्रांसपेरेंसी मिलती है, एक रिफ्लेक्शन मिलता है, तो वहां से उस चीज का अल्बिडो बढ़ जाएगा। तो इन सब चीजों को हम जरा ध्यान देते हुए चीजों को अटेंड करेंगे, किसका अल्बिडो ज्यादा है किसका कम है। अब यहाँ पर देखो क्या है कि लेटेंट हीट ट्रांसपोर्ट जब भी होता है तो ये भी हीट बैलेंस में काम आता है। अच्छा, मैं डिस्कस कर रहा था कि क्या क्या हीट बजट में लिख सकते हैं। हीट बजट में एक तो सोलार इंसोलेशन और वापस से जो रेडिएशन है लॉन्ग फ्रीक्वेंसी की, लॉन्ग वेवलेंथ की वेव्स जो बाहर जाती हैं, आप उसको बता सकते हो। साथ ही साथ इसमें आप बताओगे कि देखो एक तो प्रिवेलिंग विंड सिस्टम है अर्थ के ऊपर, ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टर्लीज हैं, पोलार ईस्टर्लीज हैं। इनके साथ ही साथ इनके ही पैटर्न पर चलने वाले ओशन करंट्स भी हैं जो कि अपने आप में हीट बजट के लिए रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा एक और लिखोगे कि देयर आर स्ट्रीम जेट्स, जेट स्ट्रीम्स जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करने काम करते हैं। एंड देन अराइव्स एयर मासेस, एयर मासेस की भी बेसिस पर हम चीजों को हीट बजट के अंदर में देख सकते हैं। तो बहुत सारी मैकेनिज्म्स हैं जिनके अंदर हम लोग, अब जैसे ग्रेजुअली हमने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं तो अब जाके आपका दिमाग चलेगा कि हाँ जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें इतने सारे टॉपिक्स हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो यही होता है कि वेरियस डायमेंशंस में आपको चीजें सोचनी होती हैं यहाँ पर और चीजें लिखनी होती हैं, पता तो सब कुछ रहता ही है आपको। एयर मासेस, जैसा कि मैंने बताया कि मॉइस्चर अपने साथ लेके आगे बढ़ते हैं और इस बेसिस पर लेटेंट हीट को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। कहां पर उसका एक्सपेंशन होता है, कहां पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, इन सब के बेसिस पर हीट बैलेंस अर्थ का मेंटेन रहता है। जो भी माइग्रेटरी एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो ज्यादातर करके साइक्लोन्स, स्टॉर्म्स, इन सब बेसिस पर ओरिजिनेट होके आते हैं। ठीक है, मतलब इन सब के फॉर्म में हमको देखने को मिल सकते हैं और बहुत सारे दूसरे डिस्टर्बेंसेस के साथ भी इनको हम एसोसिएटेड देख सकते हैं। जो भी अभी हम सिंबल्स देख रहे थे, सीपी, एमपी, सीटी, एमटी, इसके अलावा एक आर्कटिक और अंटार्कटिक वाले के लिए ए रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए। तो पोलार और कॉन्टिनेंटल एयर मासेस में ये अलग अलग तरीके से कैसे हो सकते हैं इनके बेसिस पर हमने ऑलरेडी पढ़ा। और इनके आधार पर कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास, अभी करके पढ़ते हैं। कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास मतलब सी से डिनोट करेगा कि एक तो ये कॉन्टिनेंट पे बन रहे हैं और ये पोलार रीजन में है, ऊपर कनाडा के साइड में आप देखोगे या फिर नॉर्थ अमेरिका में देखोगे, आर्कटिक बेसिन में देखोगे या फिर यूरेशिया, अंटार्कटिका, इन सब जगहों पर आप पोलार एयर मास देख सकते हो। अब इसके बेसिस पर क्या होगा, अब लैंड सरफेस है, लैंड सरफेस में ड्राई होगा कि मॉइस्ट होगा? ऑब्वियसली ड्राई होगा। और चूंकि पोलार रीजन है तो पोलार रीजन से कोल्ड कंडीशन आएगा। हमने पढ़ा था कि जब भी ऐसा कोल्ड कंडीशन होगा जहां पर मॉइस्चर्स वगैरह ज्यादा प्रेजेंट नहीं होते हैं तो वहां पर एक स्टेबल कंडीशन बनेगा। हालांकि यहां पर आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ तो कोल्ड एयर मास बन रहा है। कोल्ड एयर मास तो अभी हमने पढ़ा है कि वो टर्बुलेंट होते हैं और स्टेबिलिटी उनकी मेंटेन नहीं होती है। तो वो इसलिए था क्योंकि वो ओशन सरफेस पे बन के कहीं ना कहीं मूव करने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली जब पोलार रीजन के एयर मासेस बनते हैं तो वो काफी स्टेबल होते हैं। इसीलिए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग ये जो एयर मासेस हैं वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर जब भी इस सीजन की बात करते हैं, जब फ्रिजिड, क्लियर और स्टेबल कंडीशन होता है ठंडियों में, तो वैसे कंडीशंस में हम लोग इन सभी चीज़ों को समझ सकते हैं। दूसरे में जब गर्मियों का टाइम आएगा तो वहाँ पर स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी और हो सकता है कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस के बेसिस पर साइक्लोन्स डेवलप हों या फिर वार्म एरियाज डेवलप हों। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जैसा वहाँ का टेम्परेचर होगा और जैसा वहाँ का प्रेशर सिस्टम होगा और इसके अलावा कि उसमें मॉइस्चर का कंटेंट कितना है, मॉइस्चर कंटेंट जिस हिसाब से भी होगा तो उस एटमॉस्फेयर का डिसाइड होगा ड्यू पॉइंट। ठीक, तो इन सब के बेसिस पर हम एक तो सीपी देख सकते हैं, मतलब कि कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास। दूसरे नंबर पर आता है मैरीटाइम पोलर एयर मास, मतलब है तो पोलर रीजन में ही ठंडा लेकिन अभी तक जो कॉन्टिनेंटल होने से ड्राई था अब ये मैरीटाइम होने से वेट हो चुका होगा। ठीक है, मतलब कि मॉइस्ट कंडीशन यहाँ पर ज्यादा डेवलप होगा।
तो जो भी सोर्स रीजन है यहाँ पर ये लगभग 40 से लेकर 60 डिग्री लैटिट्यूड तक आपको देखने को मिलेंगे। मैरीटाइम पोलर एयर मास के अंदर में कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास जो होता है वहां से हवाएं वार्मर ओशंस की तरफ बढ़ती हैं और फिर वहां पर वो थोड़ा गर्म होती हैं, मॉइस्चर कलेक्ट जो भी रहता है उसको वहां पर निकाल देते हैं और इनके बेसिस पर वो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो इन्हीं सब बेसिस पर हम पढ़ सकते हैं भाई कि कैसे एयर मास में अलग अलग डायमेंशंस में चीज़ों को कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे वेरी करता है। इसके बाद देखो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास, ट्रॉपिकल रीजन में जो कॉन्टिनेंट के ऊपर रहते हैं तो यहाँ पर डिजर्ट्स वगैरह आ जाएंगे, जैसे कि सब ट्रॉपिकल डिजर्ट्स ऑफ सहारा। इसके अलावा वेस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगह पर सदर्न हेमिस्फीयर में भी देखा आपने किस हिसाब से कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मासेस डेवलप होते हैं, काफ़ी गर्म होते हैं, काफ़ी सूखे होते हैं, वो तो डिजर्ट एरिया से ही समझ में आता है। और ये ऐसा नहीं है कि कभी 6 महीने बारिश हो रही है 6 महीने सूखे पड़ा हुआ है, ये हमेशा से थ्रू आउट द ईयर सूखे ही रहते हैं। तो इस बेसिस पर ये कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास बन गया। अब देखो एक और बनता है, जैसे कि एक है ये मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास। मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास मतलब क्या कि ट्रॉपिकल रीजन में लेकिन ओशन सरफेस के ऊपर, जैसे कि मैक्सिकन गल्फ या फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ये सब जो भी ट्रॉपिकल रीजन में जहां जहां होते होंगे वहां पर ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स आप देख सकते हो इस चीज का। अब यहाँ पर देखो एयर मासेस जो भी हैं वो कैसे होंगे, मैरीटाइम है तो ह्यूमिड होगा ही होगा, मतलब मॉइस्चर प्रेजेंट होगा ही होगा। ट्रॉपिकल एयर मासेस की अगर बात की जाए तो ये एयर मासेस चूंकि कॉन्टिनेंट पर हैं तो गर्म भी होगा और ये अपने आप में अनस्टेबल होगा, ठीक है। वेदर ड्यूरिंग विंटर हैज माइल्ड टेम्परेचर एसोसिएट ओवरकास्ट स्काईज एंड फॉग, जो भी माइल्ड टेम्परेचर बनता है उसकी वजह से काफ़ी बादल और कोहरे देखने को मिलते हैं। समर के टाइम पर क्या होता है कि ये थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर होने के साथ साथ ये कभी कभी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी अपने आप में एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बेसिस पर क्यूमुलस क्लाउड बनता है या फिर कन्वेक्शनल रेनफॉल, कहीं पर भी लोकल एरियाज में थोड़ी देर के लिए 10 मिनट 5 मिनट के लिए बारिश हो जाती है। तो इन सब का बेसिस यही सब है, एयर मासेस भी रिस्पॉन्सिबल हैं इन सब के पीछे। कैसे हैं, क्या मैकेनिज्म है, उनको हम पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है फ्रंट का। फ्रंट क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, कितने अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं फ्रंट के और इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके बारे में जरा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रंट। व्हाट इज फ्रंट, क्या होता है कि फ्रंट समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एयर मास का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ आ चुका हो। एयर मास जैसा कि हमने बताया कि कुछ भी सब फिक्स लिमिट नहीं है कि वहां पर आपको एक क्यूबॉइड शेप में या फिर क्यूब के शेप में आपको एयर मास देखने को मिलेगा, उसकी चारों तरफ दीवारें होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं। एटमॉस्फेयर में ऐसे खुले में ही आप देखोगे कि देयर आर सर्टेन एयर मासेस जो कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। अब यहाँ पर जो भी है कि अंडरस्टैंडिंग फ्रंट फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ फ्रंट्स, इसके बेसिस पर मिड लैटिट्यूड साइक्लोन है और मिड लैटिट्यूड साइक्लोन मतलब टेम्परेट साइक्लोन, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं। वहाँ के वेदर कंडीशंस को ये काफ़ी हद तक चेंज करता है। अब फ्रंट होते क्या हैं, नॉर्मली जब भी ऐसे अलग अलग एयर मासेस आपस में आके मिलते हैं तो अपने डेंसिटी डिफरेंसेस के कारण ये एक दूसरे से ज़्यादातर घुल मिल नहीं पाते हैं। तो इन सब बेसिस पर आप देखोगे कि फ्रंट जो भी यहाँ पर डेवलप होता हुआ दिखाई देता है वो कहीं और शिफ्ट हो जाता है या फिर यहाँ पर अचानक से बारिश वगैरह हो जाएगी तो भी ये फ्रंट टूट जाएगा। तो इन सब के बेसिस पर आप देखोगे कि जो भी फ्रंट होते हैं वो हमेशा कब मिलेंगे, जब हम मिड लैटिट्यूड वेदर में, मतलब कि नियर टेम्परेचर जो भी होगा वो या फिर जब हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो 30 से 60 डिग्री तक ये हम मिड लैटिट्यूड, इसको हम लोग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या फिर डोमिनेंट मिड लैटिट्यूड बोल सकते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा अनकॉमन सा होता है कि ट्रॉपिकल रीजन में और पोलर रीजन में ऐसे कुछ भी साइक्लॉन्स वगैरह आए, तो बेसिकली केवल और केवल मिड लैटिट्यूड में ही ये ऐसा होता है। तो एक दिन तो चलो इसमें यूजुअली फ्रंट्स कैसे बनता है आप इसको थोड़ा सा आराम से बैठ के देखोगे आज के टाइम पर, तो एक दिन में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो हम थोड़ा सा और डिटेल में घुसते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी दो एयर मासेस आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, नॉर्मली चलता क्या है, यहाँ पर कबड्डी का खेल चलता है एयर मासेस के बीच में कि हम एक बार तुम्हारे कोर्ट में आके तुमको छू के भागेंगे और दूसरा बोलता है कि तुम आओगे तो हम भी आएंगे तुम्हारे अखाड़े में और उस बेसिस पर तुमको भी छू के हम भागेंगे। तो दोनों में कंपटीशन चलता है बहुत ही तगड़ा, वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट में, कौन किस रीजन को ऑक्युपाई करने के लिए भाग रहा है। अब देखो यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि आखिरकार ये फ्रंट बनते कैसे हैं। नॉर्मली जब भी दो एयर मासेस आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर जो भी मीटिंग पॉइंट होता है इनका, ये बनाता है फ्रंट।
यहाँ पर देखो टेम्परेचर डिफरेंस का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फ्रंट तभी बनेगा जब दोनों एयर मासेस के टेम्परेचर में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंसेस से क्या होता है, डेंसिटी डिफरेंस होगा, और डेंसिटी डिफरेंस होने से कोई भी एक एयर मास जो है वो ऊपर की तरफ भगेगा और एक एयर मास नीचे की तरफ जाएगा। कैसे होता है अभी एक वीडियो के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल हमको ये पता होना चाहिए कि जो फ्रंट है वो अपने आप में पूरा 3 डायमेंशनल बाउंड्री जोन है, जो कि बेसिकली दो कन्वर्जिंग एयर मासेस के बीच में डेवलप होता है। और ये बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, तो टेम्परेचर, एक तो डेंसिटी इसी से रिलेटेड है, और ह्यूमिडिटी। यहाँ पर जो भी दो एयर मासेस हैं अगर वो मर्ज नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों के पास जो भी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन या फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं दोनों की, वो नियरली सेम है, टेम्परेचर डिफरेंसेस इनमें ज़्यादा है नहीं, तो इसीलिए वो एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये फ्रंट्स के बारे में मैंने पढ़ा। अब फ्रंट फॉर्म कैसे होता है, देखो फ्रंट नॉर्मली क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस। फ्रंटोजेनेसिस क्या है, एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू फ्रंट्स बनते हैं। और इसका जस्ट ऑपोजिट जिसको हम लोग फ्रंटोलाइसिस बोलते हैं, फ्रंटोलाइसिस क्या है, ये एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है जहां पर फ्रंट फॉर्मेशन जो होती है वो खत्म होती है, सीजेस टू बी देयर। अब यहाँ पर जो फ्रंटोजेनेसिस है उसके कन्वर्जेंस के बेसिस पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के फ्रंट्स बनते हैं। कोल्ड फ्रंट बन सकते हैं, वार्म फ्रंट बन सकते हैं, स्टेशनरी फ्रंट बन सकते हैं, ऑक्लूडेड फ्रंट बन सकते हैं। ये सब क्या हैं, कैसे हैं और इनके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात की जाए तो यहाँ पर फ्रंटोजेनेसिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट होता है। मतलब कि जब भी आप देखोगे कि कन्वर्जेंस जो है एयर मास का वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रहता है। क्यों, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन, कोरियोलिस इफेक्ट का डिफ्लेक्शन, इन सब से कुछ न कुछ रिलेशन में हम हमेशा देखते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंडल्ज होता है। सदर्न हेमिस्फीयर में यही जो फ्रंटोजेनेसिस है उसका कन्वर्जेंस जब भी होगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ये सब कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से हो रहा है। जो भी मिड लैटिट्यूड रीजन्स हैं लाइक टेम्परेट रीजन है या फिर ऊपर के सब ट्रॉपिकल रीजन है या फिर टेम्परेट जिनको हम लोग बोलते हैं, तो ये जो भी साइक्लॉन्स वगैरह आते हैं ना, टेम्परेट साइक्लॉन, इन सब का पिक्यूलियर फीचर है कि ये सब फ्रंटोजेनेसिस के टाइम पर ही बनेंगे। जब भी फ्रंटोजेनेसिस होगा मतलब एट द टाइम ऑफ फ्रंट फॉर्मेशन वेरियस टाइप ऑफ साइक्लॉन्स अलग अलग जगहों पर देखने को मिलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो फ्रंट्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। टेम्परेचर कंट्रास्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रंट जो है अपने आप में थिक होते हैं, काफ़ी थिक होते हैं। तो पिछले लास्ट एमसीक्यूज में हमने कुछ ऐसा भी पढ़ा था कि फ्रंट जो है वो काफ़ी पतले होते हैं। क्या वो हमने ऐसा पढ़ने के लिए बना रखा है कि यहाँ पर ये एक फ्रंट है, वो ऐसा शीट जैसा कुछ स्ट्रक्चर है उसका, तो इसके बेसिस पर यहाँ पर आता है ये ऐसे राइज कर जाता है। तो ये सब जो हमने पतला पतला शीट या स्ट्रक्चर और अपनी ये तो समझने के लिए है ना, लेकिन एक्चुअल लाइफ में ये बेसिकली फ्रंटल जोन का कितना थिकनेस होगा, मतलब कि कितने थिकनेस के साथ ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होंगे कि यहाँ पर बारिश कितनी तेज होगी या फिर टेम्परेचर यहाँ का कैसा होने जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि अचानक से टेम्परेचर गिर गया हो। तो ऐसा भी होता है जब भी कोल्ड फ्रंट बनता है तो आप देखोगे कि बेसिकली टेम्परेचर अचानक से बहुत तेजी से चेंज होता है। यहाँ पर देखो एक और चीज़ है जिसका नाम है विंड शिफ्ट। विंड शिफ्ट क्या होता है कि जब भी विंड का डायरेक्शन 45 डिग्री या उससे ज़्यादा जब चेंज हो जाता है, ऐसा करने के लिए उसने पूरा का पूरा 10 मिनट से भी ज़्यादा, 10 मिनट से भी कम टाइम लिया, और साथ ही साथ जो उसकी स्पीड है वो 10 नॉट की स्पीड हो जाए। मतलब कि नॉर्मली 18 साढ़े 18 किलोमीटर की 18 साढ़े 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ये चले 15 मिनट के अंदर ही लगभग 45 डिग्री तक विंड डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं विंड शिफ्ट। विंड शिफ्ट जो होता है वो फ्रंट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो फ्रंटल एक्टिविटी जहां पर भी इन सब से रिलेशन में आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होगा, क्लाउडीनेस मतलब बादल वगैरह देखने को मिलेंगे, जो कि ऊपर जाते जाते एडियाबैटिकली ठंडे हुए होंगे। कैसे हुए हैं, क्या हुए हैं, इनको हम वीडियो के थ्रू एक बार समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले यहाँ पर कुछ फ्रंट्स के फोटोज हैं, आप एक बार देख लो। जो भी कोल्ड फ्रंट होगा वहां पर ऐसा कुछ बनेगा, जहां पर वार्म फ्रंट होगा तो उसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, जो कि स्टेशनरी फ्रंट होगा उसको इस तरीके से, ऑक्लूडेड फ्रंट को दूसरे तरीके से। इस हिसाब से हम दिखा सकते हैं चीज़ों को। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक बार एक वीडियो देखने की कोशिश करते हैं, या फिर नॉर्मली हम एक क्लिप आर्ट रन करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हमारे पास एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन देखने को मिल रहा है। यूजुअली ये हमेशा शांत रहेगा जब भी एयर मासेस यहाँ पर स्टेबल है, लेकिन जैसे ही कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट ऐसा कुछ भी बनेगा तो इसके कंडीशंस में काफ़ी हद तक चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कोल्ड फ्रंट की हम बात करें, तो कोल्ड फ्रंट देखो कैसे डेवलप होगा।
यहाँ से चीजें स्टार्ट होंगी और ये धीरे धीरे वार्म की तरफ बढ़ेगा। अब अगर कोल्ड फ्रंट बनने का मतलब ये है कि कोल्ड फ्रंट ज्यादा एक्टिव होगा। जैसे ही कोल्ड फ्रंट आगे बढ़ रहा है, जैसे ही कोल्ड फ्रंट आगे बढ़ रहा है, क्या होगा, यहां पर बारिश देखने को मिला। हमने क्या पढ़ा, देखो फिर से मैं एक बार दिखाता हूं आपको। क्या हो रहा है कि कोल्ड फ्रंट जब भी बनेगा तो कोल्ड फ्रंट थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसके स्ट्रांगनेस का मतलब ही यही है कि ये ज्यादा तेजी से एडवांस होता रहेगा आगे की डायरेक्शन में, और यहाँ का जो भी वार्म फ्रंट है वो तुरंत ही ऊपर तरफ उठ जाएगा। तो जैसे हमने माउंटेन एरियाज में नहीं देखा था कि ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, तो मोर और लेस यहाँ पर भी आप ओरोग्राफिक रेनफॉल देख सकते हो, क्योंकि जो भी वार्म एयर है बेसिकली इसके मॉइस्चर पर भी डिपेंडेंट होगा कि इस वार्म एयर में कितना मॉइस्चर है। तो अगर अच्छे अमाउंट में मॉइस्चर होता है तो जैसे ही ये ऊपर की तरफ उठेगा अचानक से, हम देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे बादल बनते हैं, और इन बादल की वजह से इस रीजन में जो भी दोनों की कंबाइनिंग रीजन है, यहाँ पर अच्छा खासा बारिश देखने को मिलता है। ये बारिश छोटे एरियाज में देखने को मिलेगा, प्रोलॉन्ग्ड बारिश देखने को मिल सकता है। तो इन सब बेसिस पर ये कोल्ड फ्रंट बना है। अब हम देखते हैं कि वार्म फ्रंट कैसे बनता है। वार्म फ्रंट में कोल वाला जो कूल एयर मास है वो स्टेबल होगा और वार्म एयर मास धीरे धीरे मूव करता रहेगा। जब भी वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास से मिलेगा तो ये इसके ऊपर जाने के सिवा और कोई रास्ता मिलेगा नहीं, लेकिन चूंकि ये काफी स्पीड में रहता है इसीलिए कोल्ड एयर मास का जो कॉन्वेक्स शेप था उसको प्रेशराइज करते हुए ऐसा कुछ बनाता है। अब आप यूजुअली देखोगे कि वार्म फ्रंट जब भी बनता है तो कूल एयर मास में इसका स्लोप थोड़ा सा कम है। अभी हम लोग कोल्ड फ्रंट देख रहे थे, उसका स्लोप थोड़ा ज्यादा था, तो वो स्टीप स्लोप से बनता है, इसलिए वहां पर बारिश तुरंत होते हैं और काफी तेज थंडर लाइटनिंग इन सबके साथ बारिश होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि एक जब जेंटल स्लोप है तो जेंटल स्लोप के चलते ये बादल जो होते हैं ना काफी दूर एरियाज में बनते हैं। ऊपर देखो यहाँ पर हम लोग को सिरस क्लाउड दिख रहे हैं, उसके नीचे वाले रीजन में क्यूमुलस क्लाउड्स दिख रहे हैं। यहाँ पर नीचे आओगे तो ये फिर एल्टो क्लाउड्स हैं नीचे और स्ट्रेटस क्लाउड्स हैं। तो इन सब की बेसिस पर अलग अलग, जैसे कि यहाँ पर मान लो निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स होंगे जो कि बारिश कराते होंगे, साथ ही साथ यहाँ पर एल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स भी हल्का फुल्का बारिश करा सकते हैं। तो एल्टो क्यूमुलस एल्टो स्ट्रेटस थोड़ी बहुत बारिश कराएंगे, या फिर यहाँ पर जो बिल्कुल नीचे की तरफ में स्ट्रेटो क्यूमुलस है या फिर सॉरी निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स हैं, वो सारी चीजें आपको बताएंगे, मतलब बारिश कराएंगे। तो इन सब बेसिस पर आप देखोगे कि बारिश भीनी भीनी बारिश होगी जिसको हम लोग बूंदाबांदी बोलते हैं, और काफी बड़े एरिया में बारिश होगी क्योंकि ये जेंटल स्लोप के चलने के कारण ये काफी दूर तक बादल बन गया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। फिर एक होता है स्टेशनरी फ्रंट, जहां पर कूल एयर मास और वार्म एयर मास दोनों मूव करते हैं और एक स्टेशनरी फ्रंट बनाते हैं। देखो स्टेशनरी फ्रंट जब भी बनेगा तो यहाँ के बीच में जो एटमॉस्फेयर बचा होगा, ये बेसिकली ये एटमॉस्फेयर में तो जैसे जैसे ये ऊपर पीछे आगे ऐसे ऐसे मूव करते रहेंगे, तो उसके चलते यहाँ पर भी तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा यहाँ पर एयर वो राइज करेगा, और जब भी ये राइज करता है तो ये अपने साथ साथ लेके आता है कुछ शांत वातावरण भी लेके आता है। और कभी कभी ये जो ऊपर के एयर मासेस हैं ये ना केवल शांत रहते हैं बल्कि ये भी राइज करते हैं। और आप देखो कि जिस हिसाब से कोल्ड एयर का मास का और वार्म एयर मास का स्लोप होता है तो ये इन स्लोप्स के ऊपर चढ़ते हैं, जहां पर भी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनने की संभावनाएं होती हैं, और जहां पर भी इनका जंक्शन होगा इस जंक्शन की बेसिस पर यहाँ पर देखो ये स्टेशनरी फ्रंट बन रहा है। ना वार्म एयर कूल एयर के ऊपर जाते जाते कोल्ड फ्रंट बनाता है, ना ही कूल एयर मास जो है ना कि इधर तेजी से बढ़ते हुए कोल्ड फ्रंट बनाता है, ना ही वार्म एयर मास तेजी से आगे बढ़ते हुए वार्म फ्रंट बनाता है, बल्कि दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में स्टेशनरी होते हैं। इसके चलते केवल और केवल इनके जॉइनिंग सर्फेसेस पर ही बारिश होती है और ये स्टेशनरी होते हैं। तो ये कभी कभी अगर इन्होंने अपने अपने मिक्सिंग नहीं दिखाई एक दूसरे में तो कभी कभी होता है कि हफ्तों भर बारिश होती रहती है। तो इनका ये सब पिक्यूलियर फीचर्स है कि जब भी स्टेशनरी फ्रंट होगा तो पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई लगातार 4 दिन 5 दिन 6 दिन बारिश होते ही रहे। फिर एक आता है ऑक्लूडेड फ्रंट। देखो ऑक्लूडेड फ्रंट अपने आप में काफी डिफिकल्ट है इसको समझना, फिर भी आप इस फोटो को जरा सा विजुअलाइज करके देखो। इसके बेसिस पर मैं एक और वीडियो दिखाऊंगा, उसमें भी थोड़ा सा चीजें क्लियर होगा। क्या होता है कि यहाँ पर नॉर्मली कोल्ड एयर मास या फिर वार्म एयर मास जब ऐसे मिलते हैं तो वार्म एयर मास जो होता है ना ये इनसर्कल करता है। इसको इनसर्कल कैसे करता है हम बताते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो रीजन है जहां पर दोनों ही कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं, इस वाले रीजन को हम लोग ऑक्लूडेड फ्रंट बोलते हैं। अब ये क्या है मुझे पता है कि आपको इतने में समझ में नहीं आया होगा। ऑक्लूडेड फ्रंट पर भी क्या देखोगे, बारिश कहां पर होगी,
यहाँ पर जहाँ पर कोल्ड एयर मास पहले था वहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश होगी, और इसके बेसिस पर यहाँ पर भी बहुत घनघोर बारिश तो नहीं होती है बिल्कुल कोल्ड फ्रंट जैसा, लेकिन फिर भी डेफिनेटली थोड़ी बहुत बारिश होती है। ठीक है, अब इस चीज़ को जरा सा हम और दूसरे एंगल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्लूडेड फ्रंट हम पढ़ेंगे, उसके पहले हम अपनी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी हमने इन सबसे कलेक्ट किया है वो हम पढ़ते हैं। जैसे कि स्टेशनरी फ्रंट हमने देखा कि स्टेशनरी फ्रंट में क्या होगा कि जो भी फ्रंट है, मतलब फ्रंट स्टेबल होता है, स्टेशनरी होता है, ना वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास से मिलता है, ना ही कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास से मिलता है। तो इसके बेसिस पर काफी दिन तक ये स्टेशनरी फ्रंट्स डेवलप हुए रहते हैं। इसके अलावा स्टेशनरी फ्रंट में आप देखो कुछ ऐसा बनता है। तो स्टेशनरी फ्रंट कभी कभी जब ट्रांसवर्स सेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है तो इस बेसिस पर भी कभी कभी मिलते हैं ये लोग, और मिलने से डिसिपेशन होता है, मतलब जो फ्रंटोलाइसिस है वो स्टार्ट होता है। और साथ ही साथ जब ये एक दूसरे से ट्रांसवर्स मोशन में मूव करते रहते हैं तो इसके चलते भी हमने देखा है कि थोड़ी बहुत बारिश के आसार यहाँ पर भी बनते हैं, एक दूसरे में ऊपर बादल का फॉर्मेशन करा देंगे। तो ये कुछ है स्टेशनरी फ्रंट। इसके अलावा स्टेशनरी फ्रंट में वेदर सिस्टम क्या होगा, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, वीडियो में भी देखा, कुछ ऐसा बादल बन रहा था। ऐसे यहाँ पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बन सकते हैं जो कि वार्म एयर को ऊपर की तरफ पहुंचाने में लगे हैं। जब भी एक दूसरे से ये दोनों पास आ रहे थे तो वार्म एयर जो यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट था वो ऊपर की तरफ चला जाए और यहाँ पर प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाए। इसके चलते साइक्लॉन्स जो होते हैं वो माइग्रेट स्टेशनरी कंडीशंस पे थोड़े कम ही बनते हैं, क्योंकि चूंकि स्टेशनरी कंडीशन है कोई भी सर्कुलेशन वाली हवाएं यहाँ पर बन नहीं पाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि बारिश के चलते साइक्लॉन्स होते तो इधर उधर ट्रैवल करते होते तो यहाँ पर फ्लड कंडीशन ना बनता, लेकिन स्टेशनरी फ्रंट होने से जब हफ्तों भर बारिश ऐसे ही बनी रहेगी तो जायज सी बात है यहाँ पर फ्लडिंग सिचुएशन बन सकता है। स्टेशनरी फ्रंट का ये एक पेक्यूलियर फीचर हो सकता है। अब इसके अलावा देखो कोल्ड फ्रंट जब भी बनता है तो यहाँ या फिर ये जो हम बात कर रहे हैं वेदर अलोंग कोल्ड फ्रंट या फिर हम लोग वार्म फ्रंट के अगेंस्ट में बातों पढ़े तो देखो कोल्ड फ्रंट में जब भी ऐसा कुछ भी होगा तो यूजुअली क्या हमने देखा था, स्लोप काफी ज्यादा होता है जिसकी वजह से अचानक से जो भी वार्म एयर मास है वो ऊपर की तरफ उठता है, क्लाउड फॉर्म होता है, और क्लाउड फॉर्म से ये कभी कभी जब काफी तेजी से और ये दोनों के टेम्परेचर डिफरेंसेस जब काफी ज्यादा होते हैं तो यहाँ पर भी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थंडर लाइटनिंग। इन सब के चलते बारिश होती है, काफी तेज बारिश होती है। आप देखोगे जब भी कोल्ड फ्रंट बनता है तो कोल्ड फ्रंट में अचानक से चेंजेस आते हैं, मतलब कि जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस हैं वो आप देखोगे कि एक घंटे के अंदर अंदर ही कभी कभी ऐसा होता है कि 30 डिग्री तक का वेरिएशन आ गया है, कि अचानक से आप देखोगे कि अगर मान लो गर्मी चलती होगी तो एक घंटे के अंदर अंदर कोल्ड फ्रंट बनने से ठंडी आ जाएगी, मतलब इतना डिफरेंस होता है कोल्ड फ्रंट के सामने। तो बहुत ही तेजी से, और जब भी ऐसा होगा कि ये जब बादल पूरी तरीके से या फिर वार्म एयर फ्रंट जब पूरे तरीके से कोल्ड एयर मास के ऊपर पहुंच जाता होगा इस रीजन में तो ये डिसिपेट हो जाते हैं, और इसके बेसिस पर इनको हम लोग फ्रंटोलाइसिस का पोर्शन यहाँ पर बता सकते हैं कि फ्रंटोलाइसिस इस हिसाब से होते हैं। अब देखो यहाँ पर यही सारी बातें लिखी हुई हैं कि जो भी अपवर्ड मोशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, अगर दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं तो फास्ट मूविंग होगी, तो ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जब भी शिफ्ट होना होगा ना तो शिफ्ट नदर्न हेमिस्फीयर में कैसे होगा, ये होगा कि लगभग यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ गया और ऊपर के साइड में हमने देखा यहाँ पर साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, तो हमेशा एक ऐसा एरो बनेगा। ठीक है, तो इस एरो के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे फॉर्म में साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में ये मोशन होगा इन साइक्लोनिक कंडीशंस का। ठीक है, ये किसकी बात करें, नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा कि वो नॉर्थ ईस्ट से किसकी तरफ आएगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब ईस्ट टू वेस्ट ही फ्लो करेगा। कभी भी साइक्लोनिक कंडीशन जब भी बनेगा तो ये ईस्ट टू वेस्ट ही फ्लो करेगा। अब देखो कोल्ड फ्रंट के साथ साथ में वेदर कंडीशन क्या होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि थंडर लाइटनिंग ये सब बनेगा। ऊपर आप देखोगे कि काफी हद तक ऐसे क्लाउड्स बन रहे होंगे, तो क्लाउड्स क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बन सकते हैं। यहाँ पर इसी के चलते यूएसए में टोर्नाडोज आते हैं बड़े बड़े, और कोल्ड फ्रंट अचानक से टेम्परेचर चेंज करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक ही कंडीशन में, मतलब हो सकता है कि पहले ही घंटे में वो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस आ जाए, उसके बाद और भी टेम्परेचर डिफरेंस अगले घंटे में बन सकता है। तो टेम्परेचर में आप देखोगे कि काफी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं अगल बगल वाले ही रीजन में। जितना अंदर आप पहुंचोगे, जैसे कि मान लो यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस हो गया और यहाँ पर अभी 55 डिग्री सेल्सियस चल रहा था, तो लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस चल रहा था। जैसे ही ये दोनों मिलते हैं तो हो सकता है कि ये
25 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज होके, या फिर हम इस तरीके से बोले कि जो भी 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान है वो घट के अचानक से 42 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इतना जो 8 डिग्री का या फिर 39 डिग्री हो गया, इस हिसाब से जो कि 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के तापमान में गिरावट देखने को मिलता है। ओरोग्राफिक फीचर के थ्रू ये रेनफॉल कंडीशंस यहाँ पर बनते हैं। और विंड सिस्टम कुछ इस हिसाब से ऊपर वाला वेस्टर्लीज चलते ही होंगे, तो वेस्टर्लीज ऊपर के बादलों को थोड़ा सा शिफ्ट करते हुए चलते हैं, और इस डायरेक्शन में जब भी देखेंगे अभी ऑक्लूडेड फ्रंट जब बनेगा तो साइक्लोनिक कंडीशंस भी डेवलप होंगे। अब देखो क्लाउड फॉर्मेशन कोल्ड फ्रंट में कैसे बनता है, तो यहां पर भी ऐसे ही बनेगा। अगर स्लोप जो है इसका वो जैसा रहेगा उसके हिसाब से यहाँ नीचे की तरफ तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेगा, उसके ऊपर निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स बन सकते हैं जो कि अपने आप में ग्रे कलर के होते हैं और बारिश कराते हैं। उसके बाद एल्टोस्ट्रेटस और एल्टो क्यूमुलस भी थोड़ी बहुत बारिश कराते हैं। सिरस क्लाउड्स जो होते हैं ये तो ऊपर जो भी जेट स्ट्रीम्स वगैरह चलती रहती है ना उनके इन्फ्लुएंस में आते होंगे, तो ये बारिश तो नहीं कराते हैं। हाँ, बारिश के बाद सिरस क्लाउड ज्यादा देखने को मिलता है। तो जब भी एक्चुअल फ्रंट की हम बात करते हैं, कोल्ड फ्रंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक डार्क निम्बस क्लाउड देखने को मिलता है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड भी हो सकता है जहां पर बारिश वगैरह का काफी आसार बनेगा और साथ ही साथ वायलेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस यहाँ पर डेवलप होंगी। बात करें वार्म फ्रंट की, तो वार्म फ्रंट में जैसा कि हमने पढ़ा कि वार्म एयर जो है वो धीरे धीरे आता रहेगा। कोल्ड एयर मास के पास इतनी पावर नहीं होगी, इसीलिए इसको धक्का देते हुए ये थोड़ा सा स्लोपी सरफेस बनाएगा, मतलब जेंटल स्लोप कर देगा। और इस हिसाब से भी यहाँ पर भी ओरोग्राफिक रेनफॉल का कंडीशन बनेगा। तो लेकिन चूंकि यहाँ पर स्लोप इतना कम है, इसके बेसिस पर काफी दूर तक बादल बनता है और बारिश भी थोड़ी कम होती है। फ्रंटोलाइसिस कब होगा? फ्रंटोलाइसिस तब होगा जब ये पूरा का पूरा वार्म एयर मास इस कोल्ड एयर मास के ऊपर में पहुंच जाएगा। तो ये बनेगा वार्म फ्रंट। वेदर और क्लाउड कैसे सिस्टम में होते हैं, देखो वेदर अलोंग वार्म फ्रंट कैसा होगा, हमेशा थोड़ा हल्का होगा। और वार्म एयर मास चूंकि हल्का होता है इसीलिए कूल एयर मास को जमीन से पूरा रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई हल्का है ना। वार्म थिंग्स जो भी चीजें होती हैं वो हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में जाती हैं। तो धक्का तो लगाया उसने, लेकिन इतनी ताकत नहीं होती है, या फिर हम ये बोलें कि डेंसिटी में इतना डिफरेंस होता है कि ये कोल्ड एयर मास को जमीन से तो नहीं हटा सकते हैं, लेकिन ये उसके ऊपर ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं, फोर्सफुली उसको हटाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवर रनिंग। ठीक है, जो उसके ऊपर अचानक से अपर बाउंड्री में कोल्डर एयर के ऊपर वार्म एयर का सिस्टम, वार्म एयर मास का पूरा सिस्टम डेवलप होता है। यहां पर देखो जो भी एयर वार्म एयर है वो स्लोप्स पर मूव करते जाएंगे और इसके चलते प्रेसिपिटेशन वाला कंडीशन एक बनेगा। बहुत ही जेंटल प्रेसिपिटेशन होता है, बड़े एरियाज में ये प्रेसिपिटेशन होता है। और जब भी वार्म फ्रंट एक जगह से दूसरी जगह पास होता है तो जो भी टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब का भी राइज देखने को मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वेदर चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। अब देखो क्लाउड फॉर्मेशन में वही मैंने बताया कि सिरस, स्ट्रेटस, निम्बस सभी प्रकार के क्लाउड्स यहाँ पर बनते हैं। और हमें पता है कि सिरो स्ट्रेटस क्लाउड्स जो भी होते हैं वो भी एक प्रकार के सन और मून के हैलो कंडीशंस के लिए, उनके क्रिएशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इनके अलावा आपको पता है कि एक और क्लाउड है जो कि इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। नॉर्मली अब हम बात करते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट का। अब देखो ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ऑक्लूजन जो है वो मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पर कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट इस हिसाब से मिलते हैं कि कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट को इनक्लोज करने की कोशिश करता है। मतलब क्या है कि एक तरफ वार्म, मतलब ये कोल्ड फ्रंट था जहां पर एक ऐसा रीजन यहां पर डेवलप हुआ जहां पर वार्म फ्रंट ज्यादा तेज है, तो ये यहां पर थोड़ा जेंटल स्लोप वाला कंडीशन बनेगा। एक ऐसा फीचर बनेगा जहां पर कोल्ड स्ट्रीम ज्यादा, कोल्ड एयर मास ज्यादा स्ट्रांग है, तो यहां पर कोल्ड फ्रंट बनेगा। इसके चलते ये इसको इधर धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का देगा, और नॉर्मली इस धक्के से एक सर्कुलर वेव, या फिर यहां पर आप देखो ना तो एक ड्राई एयर भी तो होगा ना यहाँ के ऊपर वाले कंडीशन में, तो इसका भी अपना एक प्रेशर होता है, डायरेक्शन होता है इस चीज का, तो ये भी डाइवर्ट होगा लगभग ऐसे डायरेक्शन में, ऐसे करके। तो आप देखोगे, इसको भी अब वीडियो से समझ लेते हैं कैसे कैसे क्या होता है। तो इन सभी चीजों से क्या होता है ना, एक साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप हो रही है, आप भी देख रहे हो यहाँ पर। तो ये जो साइक्लोनिक कंडीशन है यहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप करता है, और इसके चलते ऑक्लूडेड फ्रंट में हम देखते हैं कि यूजुअली साइक्लॉन्स वगैरह भी आते हैं। अब इसको हम एक वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर अगर हम इस वीडियो को प्ले करें तो यहां पर हम देखते हैं कि बेसिकली ये वार्म एयर फ्रंट है, सॉरी यहां पर जो हम देख रहे थे ये वार्म एयर चल रहा है, और इसके बेसिस पर ये थोड़ा सा कोल्ड एयर मास भी है यहां पर। अब देखो कि ये इसको क्या बोलते हैं, पर्टर्बेशन बोलते हैं। यहां पर कुछ, यहां पर हमने प्रेशर सिस्टम दिखा है कि ये आइसोबार्स हैं और डायरेक्शन इस मोशन में होना चाहिए। अब देखो होगा क्या
कि नॉर्मली एक वार्म फ्रंट डेवलप हो रहा है, यहाँ पर कोल्ड फ्रंट डेवलप हो रहा है, यहाँ पर वार्म एयर मास तेजी से आता है और कोल्ड एयर मास को धक्का देते हुए ऊपर की डायरेक्शन में उड़ जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली इस डायरेक्शन में कुछ बनेगा, जब हम ऊपर से इसको देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखता होगा। नॉर्मली अगर इसको हम कैंसिल करें, अब हम कोल्ड एयर मास को देखें तो कोल्ड एयर मास जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा और इसको धक्का देगा, तो वार्म एयर मास कुछ इस हिसाब से चेंज होंगे और ऊपर से जो फ्री ड्राई एयर मास था वो कुछ इस हिसाब से चेंज होता है। देखो ये ड्राई एयर स्ट्रीम का ओरिजिनल पिक्चर है। तो इस बेसिस पर अगर ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, तीनों ही अगर चीजों को अगर हम एक साथ चला दें यहाँ पर, तो इसका कंडीशन कुछ ऐसा बन रहा है। ऊपर से देखने पर आप सिंपल तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पर एक साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप होगा। तो कुछ वार्म एयर मास और कुछ लो एयर मास दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो ओवरलैप करते जाएंगे। तो ये वाला जो फ्रंट है, मतलब इधर से कोल्ड एयर मास धक्का लगा रहा था, उधर से वार्म एयर मास धक्का लगा रहा था, और ये यहाँ पर एक कॉमन फीचर बनता है ना, कॉमन, जहां पर ये वाला जो रीजन है ये वार्म फ्रंट को डिनोट कर रहा है, ये वाला ट्रायंगल किसको डिनोट कर रहा है, कोल्ड फ्रंट को। तो दोनों की मिक्सिंग होती है, इसलिए इसको ऑक्लूडेड फ्रंट बोलते हैं। और यहाँ पर बारिश वगैरह साइक्लोनिक कंडीशंस वगैरह डेवलप की जाती है। अब देखो जो भी हम अब दूसरे रीजन में हम देख रहे हैं, जो कि हम यहाँ पर दिखा रहे थे आपको कि भाई ये देखो ऑक्लूडेड फ्रंट कैसे बनता है। तो हमने क्या बताया कि वार्म एयर मास दोनों ही तरीके से दोनों ही डायरेक्शन में उठता है, यहाँ पर भी बादल वगैरह बनता है। और जो ये वाला रीजन है जहां पर कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास दोनों देखने को मिलते हैं, इस वाले रीजन में हमको क्या देखने को मिलेगा, ये मिलेगा ऑक्लूडेड फ्रंट। ठीक है, अब इसके बेसिस पर हम कुछ इंफॉर्मेशन ऑक्लूडेड फ्रंट में क्या बनते हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ऑक्लूडेड फ्रंट हमने समझा मोटा मोटा तरीके से कैसे क्या बनता है। अब देखो क्या होता है कि चूंकि बैकवर्ड स्विंगिंग होती है ऑक्लूडेड फ्रंट की और वार्म फ्रंट की, तो इसकी वजह से जो भी कोल्यूशन है, यहाँ पर कोल्यूशन इस हिसाब से बनता है कि बादल वगैरह तो बनेंगे ही, जो यहाँ का कंडीशन होता है वो भी बादल की तरफ इशारा करता है। तो यहाँ पर एक बड़ा बादल बनता है। वेदर कंडीशन अगर देखें तो ऑक्लूडेड फ्रंट में आपको देखने को मिल सकता है मिक्स। तो नीचे के डायरेक्शन में जहां पर भी ऑक्लूजन हुआ होगा, इस ऑक्लूजन में आपको स्ट्रेटोक्यूमुलस दिखेगा जहां पर छोटे मोटे बारिश होंगे। और जो ऊपर का रीजन है जहां पर वार्म एयर ऊपर की तरफ तेजी से मूव हुआ होगा, यहां पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड देखने को मिल सकता है, जहां पर एक ऐसा क्लाउड सिस्टम बना होगा जहां पर हम देखेंगे कि वार्म एयर मास ज्यादा हैवी है, मतलब कि वार्म फ्रंट भी बनेगा कोल्ड फ्रंट भी बनेगा। तो वार्म फ्रंट जहां पर बन रहा होगा तो वहां पर कुछ और टाइप के बादल लाइक सिरोस्ट्रेटस, सिरस, ये सारे क्लाउड्स बनेंगे। और इसमें हम लोग देखते हैं मिक्सचर ऑफ ऐसे बादल बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड फ्रंट भी बन रहा है, वार्म फ्रंट भी बन रहा है और एक ऑक्लूडेड फ्रंट भी बन रहा है जहां पर वार्म और कोल्ड दोनों फ्रंट एक दूसरे से मिक्स होते हुए दिख रहे हैं। तो इन सब जगह पर आप देखोगे कि टेम्परेट साइक्लोन्स या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जिनको हम बोलते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है और ये ऑक्लूडेड फ्रंट के तरीके से ही डेवलप किए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये कुछ फॉर्मेशन का एक और मैंने पिक्चर भी डाल दिया है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ये वीडियो मान लो नहीं देख पाते हो तो आपके पास ये स्लाइड में प्रेजेंट होगा कि नॉर्मली वार्म और कोल्ड एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब इस मोशन में जाते हैं तो ये प्रेशराइज करते हैं चीज़ों को। तो एक तरफ वार्म एयर मास हावी होता है और दूसरी तरफ कोल्ड एयर मास हावी होता है, जिसके चलते यहाँ पर आप देखोगे कि ये बना ऑक्लूजन। तो ये बन रहा है ऑक्लूडेड फ्रंट, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कुछ देर बाद ये ऑक्लूडेड फ्रंट काफ़ी हद तक ऐसे बनेगा और धीरे धीरे ये जब एयर मास आपस में एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप करके निकल जाएगा तो यहाँ से वापस से ये सीधा सीधा हो जाएगा, मतलब कि नॉर्मली ये जो भी कंडीशन स्टार्ट हुआ था वो डिसिपेट हो जाएगा, फ्रंटोलाइसिस इसका भी हो जाएगा। ठीक है, क्लाउड वगैरह कौन से बनते हैं तो आपने पढ़ा कि मोर और लेस सभी क्लाउड्स यहाँ पर बनते हुए दिख जाएंगे आपको। तो यहाँ पर हमने एक अलग से इसीलिए बना दिया है कि यहाँ पर कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट दोनों मिलते हैं। तो कोल्ड एयर मास डबल विन सिचुएशन में बनता है और वार्म फ्रंट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, मतलब कि अगर हम लड़ाइयों की बात करें तो जब भी स्टेशनरी फ्रंट होगा तो इन वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास की लड़ाई में टाई हो जाता है, कोई नहीं जीतता है। कोल्ड फ्रंट में क्या होगा कि कोल्ड एयर मास जीत जाएगा और ये ज़्यादा विनर साबित होता है और ये धक्का लगाते हुए वार्म एयर मास को निकल जाता है। वार्म फ्रंट में क्या होगा कि वार्म एयर मास यहाँ पे विनर होगा और इसके चलते जो भी वार्म एयर मास है वो काफ़ी फाइट स्टार्ट करता है। लेकिन क्या होता है जीतने की बात, देखो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कोल्ड एयर मास इज द विनर अगेन, तो क्लियर विनर होता है एक तरीके से कोल्ड फ्रंट में, और वार्म फ्रंट में केवल विनर होता है। विनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने धक्का लगाने की बात की और कौन किसके पास किसके अंदर ताकत है जो कि एक दूसरे को जमीन से उखाड़ के फेंक दें। तो जब जमीन से उखाड़ के फेंकने की बात होगी तो वार्म फ्रंट में भी क्या होता है कि वार्म एयर मास जो है वो ही ऊपर उठ जाता है,
कोल्ड एयर मास तभी नीचे ही जमीन से सटा हुआ होता है, तो इस केस में भी कोल्ड एयर मास ही विनर होता है, लेकिन यहाँ पर क्लियर विनर होता है, यहाँ पर उतना विनर नहीं होगा क्योंकि वार्म एयर मास ने इसको धक्का लगा के ये जो भी इसका स्लोप था काफी इसको फ्लैट कर दिया है। फिर बनता है ऑक्लूडेड फ्रंट। यहाँ पर डबल विन सिचुएशन आता है, जहां पर एक तरफ कोल्ड एयर मास भी जीतेगा, मतलब कोल्ड एयर मास तो हमेशा ही जीत रहा है आप देख रहे होगे, तो कोल्ड एयर मास का डबल विन सिचुएशन बनेगा। वार्म फ्रंट पर भी एक वार्म फ्रंट जहां पर होगा तो वहां पर विनर होगा, जहां पर कोल्ड फ्रंट है वहां पर क्लियर विनर होगा, तो डबल विनिंग पोजीशन बन जाता है। तो इस बेसिस पर आप यहां पर समझ सकते हो, इस मतलब याद करने के लिए है इस चीज के लिए। क्लाउड फॉर्मेशन देखोगे कि ऑक्लूडेड फ्रंट में कैसे कैसे क्या क्या बनते हैं, तो इसके लिए भी एक पिक्चर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने इस चीज को समराइज कर दिया है, पूरे वेदर कंडीशन क्या है, इसके डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं, और ये छोटा छोटा डायग्राम जो कि आपको एग्जाम टाइम में अपने आंसर्स में बना के आना है, ठीक है। तो ये सब समरी है। बात करते हैं अब कुछ क्वेश्चंस की। नॉर्मली क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि आप आंसर्स भी इंक्लूड कर दिया करें। आंसर्स हालांकि पता है हमको, लेकिन उसके बेसिस पर आप थोड़ा सा इसको अवॉइड करो। देखते हैं ऑनेस्टली कि हमें ये सारी बातें पता है कि नहीं। देखो, स्लोपिंग बाउंड्री सरफेस बिटवीन कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास इज कॉल्ड अ फ्रंट। तो स्लोपिंग बाउंड्री जो भी होता है तो ऑब्वियसली उसको फ्रंट बोलते हैं। और वार्म फ्रंट पुशेस द कोल्ड फ्रंट अबव। वार्म ऑब्वियसली ये तो कभी नहीं कर पाएगा ना, कोल्ड फ्रंट कभी भी कॉन्टैक्ट लूज नहीं करेगा। अभी हमने पढ़ा है कि हर कंडीशन में कौन विनर होगा, कोल्ड एयर मास ही विनर होता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। दूसरे में फ्रंट इज फॉर्म्ड व्हेन एयर मास विथ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक मीट्स ईच अदर, बिल्कुल सही बात है ना ये। फिर फ्रंट इज अ शार्प बाउंड्री बिटवीन टू एयर मासेस। देखो फिर से वही है, शार्प एयर मास। हालांकि ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था, मैंने इसको फिर से उठाया है क्योंकि डिस्कशन में डाउट्स आ रहे थे कि शार्प बाउंड्री का क्या मतलब है। देखो शार्प बाउंड्री जैसे कि मैंने बताया कि कभी भी शार्प नहीं होगा, इतना थिन बाउंड्री नहीं बनता है, काफी थिकनेस होती है उसके में, तो ये कभी भी शार्प बाउंड्री देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट फॉर्म्ड बिटवीन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और इसके लिए फिर फ्रंट फॉर्म्ड बिटवीन पोलार एंड ट्रॉपिकल एयर मास इज नोन एज पोलार फ्रंट। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें हम लोग पोलार 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर। चौथा क्वेश्चन है यहाँ के कि कोल्ड फ्रंट हैज स्टीपर स्लोप देन वार्म फ्रंट। तो स्लोप की बात अगर करेंगे तो किसके पास ज्यादा स्टीप स्लोप होता है, कोल्ड फ्रंट। हमने देखा है अगर रेशियो की बात करें ना तो स्लोप जो है वो काफी हद तक वेरी करता है। अगर नॉर्मली हम देखें कि ये 200 यूनिट्स हैं, ठीक, तो इसका और यहां तक आने पे ये 1 यूनिट है, तो ये स्लोप किसका है, ये स्लोप है हमारा कोल्ड फ्रंट का। अगर हम लोग वार्म फ्रंट के स्लोप की बात करेंगे तो ये जो 200 यूनिट था ये घट के हो जाएगा 100 यूनिट्स, और 100 यूनिट से चलते यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हैं हम कि ये वाला जो स्लोप है ये स्लोप है वार्म फ्रंट का और ये वाला स्लोप है कोल्ड फ्रंट का। तो नॉर्मली कौन स्टीपर स्लोप पे है, कोल्ड एयर मास। तो यही बोल रहा है कोल्ड फ्रंट है स्टीपर स्लोप, तो हाँ बिल्कुल स्टीपर स्लोप है। वेदर अलोंग ए वार्म फ्रंट चेंजेस मोर क्विकली देन अलोंग कोल्ड फ्रंट। नहीं, ऐसा हमने नहीं देखा ना। कोल्ड फ्रंट पर चूंकि स्लोप ज्यादा है तो चीजें अचानक से चेंज हो जाती है। हमने देखा कि विद इन एन आवर 15 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट तो गलत है, ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, एयर मासेस ऑफ साइबेरिया। और साइबेरिया के पास हमने देखा था कि लैंड सरफेस है सबसे पहले, तो वहां पर कॉन्टिनेंटल होगा, सिंपल सी बात है, मतलब ये और ये हो सकते हैं। इसके अलावा साइबेरिया पोलार रीजन में आता है ना कि ट्रॉपिकल रीजन में, तो ये पोलार कॉन्टिनेंटल रीजन में ये बनेगा। सिंपल सा है बिल्कुल, है ना। अब देखो मैरीटाइम पोलर, मैरीटाइम है और पोलर है, तो एक तो मॉइस्चर प्रेजेंट होगा और काफी ठंडा होगा, तो ये कूल मॉइस्ट हो गया। कॉन्टिनेंटल पोलर, कॉन्टिनेंटल पोलर मतलब ड्राई होगा और ठंडा होगा, तो मतलब कूल ड्राई हो गया। मैरीटाइम ट्रॉपिकल, मैरीटाइम मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर होगा और यहाँ पर वार्म होगा, तो ये सीधा सीधा हो गया। फिर ये कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, ये भी सीधा हो गया। तो इस बेसिस पर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गिवन एयर मास हैज होमोजेनिटी ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जो भी एयर मास होती है क्या उसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की होमोजेनिटी देखने को मिलती है, काफी स्टेबल कंडीशन होता है, तो बिल्कुल सही आंसर है ये। द एयर मास ओरिजिनेट फ्रॉम ए पर्टिकुलर रीजन नोन एज सोर्स रीजन। तो हमने बताया ना सोर्स रीजन जैसा होता है, काफी देर तक अगर वो स्टेबल कंडीशन वहां पर बन जाते हैं तो अपने सोर्स रीजन से ये चीजों को इन्फ्लुएंस होते हैं और वैसा ही एयर मास देखने को मिलता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर बता रहे हैं कि एयर मास आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेदर ऑफ एरिया विजिटेड बाय देम। देखो जो भी इन्फ्लुएंस करने की बात होती है ना, ये अपने सोर्स रीजन से इन्फ्लुएंस होते हैं, ना कि वो एरिया जहां पर ये विजिट करते हैं। जहां पर विजिट करेंगे फिर तो वहां पर फ्रंट जनरेट होगा, और फिर एयर मास का बेसिक फीचर उसके सोर्स रीजन से ही हम उसको ट्रेस कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
यहां पर देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेट स्ट्रीम, जो लास्ट लेक्चर से है। जेट स्ट्रीम दे आर ऑल्सो कॉल्ड रॉसबी वेव्स, तो हमने देखा था मियांडरिंग वाले शेप में जब भी आते हैं तो इनको रॉसबी वेव्स भी बोलेंगे। इनके अलावा देखेंगे कि दे आर यूजुअली फाउंड नियर ट्रोपोपॉज, तो बिल्कुल सही है, स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे नीचे तक ये लोग मोशन में रहते ही हैं। दे ट्रैवल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्ट टू वेस्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ये गलत हो जाता है ना, हमने पढ़ा था वेस्ट टू ईस्ट, तो नदर्न और सदर्न दोनों ही हेमिस्फीयर में होंगे। दे ट्रैवल मतलब थर्ड जहां जहां है उसको काट दो, मतलब कि ये ऑप्शन या ये ऑप्शन एक करेक्ट हो सकता है। दे ट्रैवल एट वेरी हाई वेलोसिटी, तो ये ऑप्शन भी सही है, बहुत तेजी से बढ़ते हैं, हमने देखा था स्पीड उनकी कभी कभी 600 माइल पर आवर के हिसाब से भी हो जाती है। फिर दे आर यूजुअली साइनियस इन कैरेक्टर, देखो साइनियस का मतलब क्या होता है कि ये थोड़ा ट्रफ और क्रेस्ट फॉर्म में ट्रैवल करेंगे, तो हमने देखा था ट्रफ और क्रेस्ट फॉर्म में भी ट्रैवल करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, मतलब कि 1 2 4 5 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। फिर एक क्वेश्चन है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू जेट स्ट्रीम। पहला स्टेटमेंट है कि जेट स्ट्रीम आर स्ट्रॉन्ग विंड्स विथ नॉर्मल स्पीड ऑफ 100 to 300 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल सही है, एवरेज स्पीड हमने कितनी देखी थी, 200 किलोमीटर पर आवर की देखी थी। फिर डिस्कवरी ऑफ जेट स्ट्रीम वाज मेड बाय अमेरिकन एयरप्लेन्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1, ये तो हमने पढ़ा नहीं, हमको पता नहीं है, इसको गोला लगा के आगे बढ़ जाते हैं। जेट स्ट्रीम शिफ्ट पोल टुवर्ड्स ड्यूरिंग समर एंड इक्वेटर वर्ड्स ड्यूरिंग विंटर सीजन, ये बोल रहे हैं कि भाई जब भी समर आता है तो ये पोल के साइड में आता है, ऑब्वियस ही बात है, नदर्न हेमिस्फीयर में आप देखो तो समर ट्रॉपिकल रीजन में आएगा, तो इसीलिए सब चीज को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा पोलर रीजन में, और सबको नीचे के डायरेक्शन में भी शिफ्ट करेगा, तो मतलब ये भी सही स्टेटमेंट है। वेलोसिटी ऑफ द जेट स्ट्रीम इन विंटर इज ऑलमोस्ट ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ समर, तो ये भी हमने पढ़ा था कि भाई ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जो कि एक मेन कारण बनता था इन जेट स्ट्रीम्स को डेवलप होने के लिए, विंटर सीजन में काफी ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस वेरी करता है, मतलब ये टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो काफी हद तक बढ़ जाता है, जिसके बेसिस पर प्रेशर ग्रेडियंट जो है, प्रेशर ग्रेडियंट काफी बढ़ जाता है, इससे वेलोसिटी में बहुत ज्यादा इजाफा मिलता है, तो लगभग ट्वाइस हो जाते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। जब तीन स्टेटमेंट सही है तो इसके बारे में पता हो चाहे ना हो तो ये ऑब्वियसली गलत स्टेटमेंट होगा, और इसमें हम सही आंसर लगा के चले आएंगे। अब इसमें गलती क्या थी कि जेट स्ट्रीम जो है वो अमेरिकन एयरप्लेन्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, और वो भी बॉम्बर एयरप्लेन्स थे, ठीक है, इनके बेसिस पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमने जेट स्ट्रीम्स का एक व्यू देखा था। एक क्वेश्चन है आप सबके लिए कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मास एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन मैक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो एयर मास आप पूरा डिफाइन करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर फ्रंट्स बताएंगे, फ्रंट कौन कौन से बनाते हैं, और फ्रंट्स के साथ कौन कौन से क्लाइमेटिक कंडीशंस एसोसिएटेड होते हैं। अब यहाँ पर ये मत बताना आपकी कौन कौन से क्लाउड्स वगैरह बनते हैं, ये सब बातें नहीं बतानी है, केवल आपको बताना है मैक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस में, तो मैक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस में टेम्परेचर डिफरेंस कितना होता है, या फिर हमें बताना है किसमें क्विक वेरिएशंस आते हैं, किसमें स्लोली वेरिएशंस आते हैं, कहाँ पर